हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के विदेश संबंधों को, और उसमें बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं उन्हें। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं उनकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध, भारत बांग्लादेश के मध्य संबंध, भारत और भूटान के मध्य संबंध, भारत नेपाल के मध्य संबंध, और श्रीलंका और भारत के बीच में जो संबंध है उनकी भी चर्चा करेंगे। और आपके सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो है भारत म्यांमार के संबंध। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पड़ोसी देश हैं, ये आपके 2022-23 में जो न्यू सिलेबस इंक्लूड हुआ है उसके अंदर इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि भारत पाकिस्तान को और भारत बांग्लादेश को। और इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो पार्ट सेकंड में हम भारत भूटान और भारत नेपाल को डिस्कस करेंगे। और इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 जो होने वाला है हमारा, उसमें हम भारत श्रीलंका और भारत म्यांमार को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध की। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हम एक डिटेल्ड लेक्चर नहीं बना रहे हैं। और अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जो इंडो पाक रिलेशन के ऊपर होगा, जहां पर हम ऑलरेडी पहले ही भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक दृश्य देख रहे हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का दृश्य है, जिसे हम बाघा बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर से रिलेटेड ही जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो चलिए एक बार इससे पहले मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये है क्या, और यहाँ पर हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना जो है वो 1947 यानी कि जब से भारत आजाद हुआ तब से अब तक, यानी कि 2022 तक जो जो समस्याएं हैं वो किस आधार पर है, पहले उन्हें मानचित्र में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको भारत का मानचित्र दिखाया जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो सीमा बनी हुई है, हम इस पूरे को भारत के मानचित्र में दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके का कोई मानचित्र देखेंगे तो वहां पर आप नीचे पढ़िएगा जरूर, वहां पर जरूर लिखा होता है कि ये जो भारत का मानचित्र है ये भारत का ओरिजिनल मानचित्र नहीं है। ये क्या है, आपके लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मानचित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जिसे मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये वर्तमान में भारत का भाग नहीं है। वैसे तो ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये वर्तमान भारत में नहीं है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम POK के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो हिस्सा है ये है तो भारत का ही, लेकिन इसे पाकिस्तान ने जबरदस्ती क्या कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है। और दूसरी तरफ ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, वैसे तो जब हम भारत चाइना को डिस्कस करेंगे तो इसे और डिटेल में भी समझेंगे। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, जब भारत 1962 में 1962 में चीन के साथ जब युद्ध होता है तो यहाँ पर भारत को सैनिक पराजय का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है, सैनिक पराजय का सामना करना पड़ता है। या स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि भारत जो है इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाया। और ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना ने ऑक्युपाइड कर रखा है, और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी भारत का ही है, लेकिन वर्तमान मानचित्र में देखें या अंतरराष्ट्रीय सीमा की दृष्टि से देखें
तो ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना के अंडर आता है। हो सकता है निकट भविष्य में जो है ये दोनों ही भाग जो है ये भारत के पास दोबारा से आ जाएं, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो ये भारत का हिस्सा नहीं है। तो इसे कहा जाता है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसे कहा जाता है सीओके यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और यहाँ पर ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा देख रहे हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? एलओसी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब भी हम भारत पाकिस्तान की बात करेंगे और उस दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप अब आप बेसिक जो नॉलेज है, जो सीमा को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, जो विवाद हैं, उनको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी स्लाइड पर और जानते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट जो हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे ही भारत का विभाजन होता है, तो यहाँ पर भारत के विभाजन की बात करें तो कब होता है भारत का विभाजन? 14-15 अगस्त की मिडनाइट को होता है, मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान की मांग है ये किसके द्वारा उठाई जाती है? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ये मांग उठाई जाती है। और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इसके प्रबल समर्थक के रूप में हम देख सकते हैं। और मुस्लिम लीग के द्वारा ही टू नेशन थ्योरी यानी कि जिसे हम द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं उसकी मांग की गई, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण होता है। तो विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर है उस मसले को लेकर 1947-48 में भी युद्ध हुआ, 1965 में भी युद्ध हुआ, और 1971 में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ से देखिए आपके बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब युद्ध हुआ। तो यहाँ पर आपको तीनों डेट्स जो हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1948 में युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जिसे अभी हमने डिस्कस भी किया था, उसे ही यहाँ पर क्या कहा गया? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया। और जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। हालांकि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला जो है वो तब भी अनसुलझा ही रहा, जिसके परिणाम जो है वो हमें लंबे समय तक झेलने पड़े। आगे हम देख सकते हैं कि कश्मीर के अतिरिक्त सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी रहती है वो जो है वो भारत के विकास को भी कहीं ना कहीं रोकती थी। आगे हम देख सकते हैं कि कच्छ के रण में सरकरिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच जो है वो भी मतभेद देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं बेसिकली अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर जो मेन कंसर्न है वो क्या है? सीमा विवाद को लेकर है। तो चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए हो या कश्मीर के लिए हो या पीओके के लिए हो या फिर सरकरिक सीमा की बात करें, इन सभी में हम देख सकते हैं जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? सीमा विवाद। तो चलिए इसी लेक्चर में आगे जो हम पॉइंट देख सकते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि 1960 तक की बात करें तो दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर भी तीखे विवाद रहे। और इस विवाद को वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की मदद से सिंधु जल संधि पर दस्तखत करके समाप्त किया गया। और वर्तमान समय की बात करें तो यह संधि वर्तमान समय में भी छोटे मोटे विवादों के साथ जो है वो कायम रही है। तो देखिए यहां से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जो कि आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन सकता है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? सिंधु जल संधि जो है वो किसकी मध्यस्थता के कारण संभव हो पाई? तो वो क्या था? विश्व बैंक ने यहाँ पर मध्यस्थता की थी और इसी कारण जो है वो सिंधु जल
संधि जो है वो स्थापित हो पाई। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि 1990 की बात करें तो 1990 के दशक में दोनों ही देश जो है वो परमाणु हथियार संपन्न देश बन गए। यानी कि दोनों ने ही क्या कर लिया, परमाणु हथियारों को हासिल कर लिया। और इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की जो होड़ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निकल गई आगे। और ये दोनों देश जो हैं अब हथियारों की होड़ को अपने अपने लाभों के लिए इस्तेमाल करने लगे। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में परमाणु हथियारों का जो प्रयोग है वो ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पर इन हथियारों का प्रयोग केवल क्या है, अपने पड़ोसी देशों को डराने के लिए और आतंक फैलाने के लिए किया जाता रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि कारगिल युद्ध की अगर बात की जाए, कारगिल युद्ध की चर्चा की जाए, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना गया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है कि ऑपरेशन विजय के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है, तो कारगिल युद्ध को भी ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए स्वतंत्र संघर्ष को भी हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आई होप अब आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि भारत सरकार जो है वो हमेशा से आरोप रहा है कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों और खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता आया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी सरकार की बात करें तो पाकिस्तानी सरकार भारत पर सिंधु और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती रही है। तो दोनों ही देश जो है वो अपने अपने स्तर पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं, जो कि विवाद और समस्याओं का एक प्रमुख कारण भी बना रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि जब मोदी सरकार आती है, यानी कि 2014 की बात करें, तो तब से जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए वार्ताएं करती है, विवादों को हल करने का प्रयास कर रही थी। परंतु पुलवामा में जो अटैक किया गया उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीति अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ तब तक बात न करने का फैसला किया जब तक वह सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करता, और साथ ही साथ अपने देश में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर जब तक वो लगाम नहीं लगाता है तब तक जो है वो पाकिस्तान से किसी प्रकार की कोई बातचीत और वार्ता को इस करंट गवर्नर ने मनाही की है। तो आई होप अब आप पाकिस्तान और भारत के संबंधों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ, यानी कि भारत के विदेश संबंध, भारत बांग्लादेश संबंधों को। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पहले मैंने एक मैप दिखाने की कोशिश की है जिससे कि आप इस कंटेंट को और अच्छे से समझ पाए। तो ये जितना आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है ये कौन सा है, ये है भारत। और दूसरी बात की जाए, ये जो रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है यही क्या है, बांग्लादेश। क्या है बच्चों, बांग्लादेश है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए अब देखो, ज्योग्राफिकली आपको इसकी लोकेशन क्यों पता होनी चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन जो है अगर मैप बेस्ड आ रहे हैं, मानचित्र आधारित आ रहे हैं, तो भी आप इनका आंसर जो है वो दे पाए। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। वैसे तो इसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट अगर हम थोड़ा सा बेस देख लेंगे तो हमारे लिए क्या होगी, यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी और हम इस लेक्चर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एज वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा भारत देश है वो 1947 की 14-15 अगस्त की मिडनाइट को आजाद होता है। कब होता है, मिडनाइट को आजाद हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए मिडनाइट को जब ये आजाद हो गया है तो हम क्या देखेंगे कि किस आधार पर हुआ। तो हम सभी को पता है कि भारत का जो विभाजन रहा, यानी कि जो बंटवारा रहा, वो किस आधार पर रहा, धर्म के आधार पर रहा। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो मुस्लिम लीग है उसने द्विराष्ट्र के माध्यम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। और इसके अंतर्गत जो भारत था उसे दो भागों में बांटा गया। एक जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी थी, क्या थी, मुस्लिम बहुल आबादी थी, यानी कि वो क्षेत्र जहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी। और दूसरा
जो शेष बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा या हिंदुस्तान कहलाएगा। अब देखिए समस्या यहाँ पर क्या थी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर केवल और केवल मुस्लिम रहते हो, लेकिन ऐसे दो क्षेत्र थे जहां पर मुसलमानों की संख्या जो थी वो और क्षेत्रों के मामले में अधिक थी। पहला रीजन जो था वो था पंजाब वाला, जो कि आप ये वाला सेक्टर अभी आप देख पा रहे हैं, जो कि वर्तमान में हमारा क्या है, पाकिस्तान है। और अगर यहाँ पर दूसरा जो एरिया है उसकी बात की जाए तो जो बंगाल साइड का एरिया था वहां पर मुसलमानों की जो संख्या थी वो अधिक थी। तो क्या डिसाइड हुआ कि भाई पाकिस्तान एक ना बनकर क्या बनेंगे, दो बनेंगे। पहला पाकिस्तान ये होगा और दूसरा पाकिस्तान ये होगा। तो ये वाला जो पाकिस्तान था ये क्या कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाया, पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन अगर मैं वॉर की बात करूं तो 1971 का जो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें हमें क्या हुआ, सैनिक विजय प्राप्त हुई और इसे एक नया देश बना दिया गया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शाबाश, जिसे हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। तो अब देखिए बेसिक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन कर दें, ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये सारी जो चीजें हैं ये क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि कई सारे मतभेदों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर आपसी सहयोग करते रहे हैं। यानी कि मतभेद जरूर है, कुछ मतभेद जो है वो भारत को बांग्लादेश से है और कुछ मतभेद जो है वो बांग्लादेश को भारत से है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों आपस में सहयोग करने से कतराते नहीं हैं। इसी कारण पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध जो हैं वो ज्यादा बेहतर हुए हैं। देखिए आर्थिक संबंध बेहतर होने का मतलब क्या है कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ व्यापार जो है वो करते रहे हैं। आगे यदि हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी, देखिए इस पॉलिसी का नाम पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी था, लेकिन 2014 में इसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, शाबाश, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो इसका नाम रख दिया गया। तो चाहे पहले की बात करें या वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो इस नीति का हिस्सा हमेशा से रहा है। और इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने का जो है वो प्रयास भारत द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें बांग्लादेश जो है वो हमेशा से एक सहयोगात्मक पड़ोसी की तरह अपने संबंधों को दर्शाता है। आगे हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग जो है वो किया है। तो देखिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन से हमारा क्या अभिप्राय है, यानी कि जब दोनों देशों में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिसके कारण बहुत ज्यादा जनमानस की हानि होती है या आर्थिक हानि होती है, तो दोनों ही देश क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। 2015 की बात करें तो 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों यानी कि एनक्लेव का आदान प्रदान आपस में किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि दोनों के जो संबंध है वो सहयोगात्मक है। आगे कहें तो दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरों को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो हमने चर्चा करी है ये एक ओवरऑल चर्चा है जो कि दोनों के सहयोग को दर्शाती है। तो देखिए जहां पर सहयोग होगा वहां पर विरोध ना हो, ऐसा होना तो संभव ही नहीं है। यानी कि जहां थाली होगी, जिस घर में थाली होगी, तो वहां पर बर्तन बजेंगे जरूर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगली स्लाइड में कि दोनों देशों को लेकर आपस में कुछ मतभेद भी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं उन मतभेदों को, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अगर भारत की बात करें तो भारत के बांग्लादेश के साथ जो मतभेद है उनमें सबसे पहले हम देख सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर एक दूसरे के बीच में विरोध रहा है। बांग्लादेशियों का भारत में जो अवैध प्रवास हुआ है, भारत शुरू से ही इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और इस क्षेत्र में जो बांग्लादेश है वो उचित कदम नहीं उठा रहा है, इसीलिए मतभेद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन किया जाता है, जिसका कि भारत ने हमेशा से क्या किया है,
विरोध किया है, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी के कारण ही भारत में कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता ना देना भी विरोध का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। भारत को प्राकृतिक गैसें निर्यात ना करने का फैसला भी बांग्लादेश और भारत के संबंधों को कहीं ना कहीं खराब करता है। और यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि म्यांमार को बांग्लादेशी इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करने देना भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो चर्चा हुई भारत के बांग्लादेश के साथ मतभेद। अब बांग्लादेश कोई इतना शरीफ भी नहीं है, तो उसके भी कुछ ना कुछ मतभेद रहेंगे। तो बांग्लादेश के भारत के साथ जो मतभेद है, चलिए उनकी चर्चा करते हैं। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत नदी जल में हिस्सेदारी के मुद्दे पर इलाके की दादा की तरह बर्ताव करता है। तो देखिए, दादा की तरह बर्ताव करता है, ऐसा बांग्लादेश को केवल इसलिए लगता है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात की जाए तो भारत जो है उससे ज्यादा क्षेत्रफल और उससे ज्यादा जनसंख्या को अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो ऐसा बांग्लादेश को लगना स्वाभाविक है। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मैं बात कहूं तो भारत जो है वो हमेशा से ही अपने पड़ोसी देशों के साथ उदारवादी नीति का पालन करता है। तो इस तरीके के जो मतभेद है वो बांग्लादेश के साथ होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का आरोप जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? जी हाँ, वो लगाया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। आगे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी का आरोप लगाया जाता है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि भारत जो है वो अनैतिक साधनों से बांग्लादेश के प्राकृतिक संसाधनों को अपने पास ले रहा है, जो कि अपने आप में बेबुनियाद है। अगले आरोप के रूप में हम देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश भारत के ऊपर लगता है कि आपसी व्यापार में बेईमानी बरतने का जो आरोप है वो भी बांग्लादेश के द्वारा लगाया जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल इतना ही कंटेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या आएगा? भारत बांग्लादेश के संबंधों की चर्चा करें, जिसमें आपको मतभेदों की चर्चा करनी है। और अगर आ रहा है सकारात्मक बिंदुओं की चर्चा करें तो आप इससे पहले की जो स्लाइड थी वहां से इसका जो आंसर है वो बखूबी दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट 2 में, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत भूटान संबंधों की और साथ ही साथ भारत और नेपाल संबंधों की भी। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।